Hello and good morning to all of you. Welcome to Perfectionize YouTube channel. Today we are going to see 18th and 19th August current affairs which are relevant for upcoming BPSC prelims examinations. और ये टॉपिक्स मैंने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर से मैंने टॉपिक्स को पिक करा है। पर उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। अभी आपने हाल फिलहाल के दिनों में ही देखा होगा कि हमारी जो वीडियोज़ है वो रेगुलरली अपलोड नहीं हुई है यूट्यूब पे। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है क्योंकि हम लोग बेटर फैसिलिटीज़ करने के लिए कुछ रिनोवेशन वाला वर्क करवा रहे थे इंस्टीट्यूट में। पर आज के बाद जितनी भी वीडियोज़ है वो रेगुलरली आपको 9 से 9:30 बजे के बीच में मिल जाया करेंगी सुबह सुबह। आज के बाद एक भी करंट अफेयर्स, एक भी दिन आपका छूटने वाला नहीं है। प्लस संडे को भी करंट अफेयर्स का नहीं तो कोई स्पेशल क्लास आने वाली है। इस चीज़ पे आप ध्यान रखेंगे, संडे को फ्री नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो वीडियोज़ आपकी छूट गई हैं वो भी मैं कवर करवा दूंगा। कैसे? जैसे मैं आज के दिन 18 और 19 अगस्त का करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ। 17 अगस्त तक हमारी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, 18-19 की कराऊंगा अभी, और फिर 20-21 की हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में क्या क्या है? स्कीम्स है, बिहार न्यूज़ है, नेशनल न्यूज़ है, हेल्थ न्यूज़ है और इंटरनेशनल न्यूज़ है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्या है? स्कीम का नाम है लड़की बहन योजना। अब आपको नाम से लग रहा होगा कि ये बिहार की स्कीम है, बट ये महाराष्ट्र की स्कीम है। नाम से लग रहा होगा, लड़की बहन योजना से लग रहा होगा कि नहीं बिहार की स्कीम होगी, पर नहीं, ये महाराष्ट्र की स्कीम है। कब लॉन्च हुई? ये लॉन्च हुई 2024 में, और इसके तहत 1500 रुपये दिए जाएंगे किसको? हर एक महिला को जो कि 21 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लड़की बहन योजना। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एक तो 21 से 60 वर्ष की होनी चाहिए, प्लस उनकी जो हाउस होल्ड की जो इनकम है, टोटल इनकम, वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये सिर्फ गरीब तबके के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, जो महिला है वो महाराष्ट्र की डोमिसाइल होनी चाहिए। यही ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्लस उसके फैमिली में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और ITR फाइल करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लड़की बहन योजना 2024 महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने इसे लॉन्च किया। एकनाथ शिंदे कौन है? वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। और देवेंद्र फडणवीस कौन है? वो कौन है? वो वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और वो BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 21 से 60 आपको ध्यान रखना है, हर एक महिला को मिलेगा, ठीक है। जो भी जिनकी हाउस होल्ड इनकम 2.5 लाख रुपए एनुअली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बिहार न्यूज़ में क्या है? बीटा एयरपोर्ट। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सबको ही पता है कि बीटा में एयरपोर्ट आने वाला है, ठीक है। उससे रिलेटेड काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1413 करोड़ रुपए, मतलब 1413 करोड़ रुपए प्रोवाइड किया स्टेट गवर्नमेंट को इस काम में तेजी लाने के लिए। अभी तक 108 एकड़ जमीन को एलोकेट कर दिया गया है। आगे की भी जो कुछ जमीन है उसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बाय करके या एक्वायर करके उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर देगी, ठीक है। अभी तक 108 एकड़ जो लैंड है उसको एलोकेट कर दिया, वहाँ पे बाउंड्री ये सब बना दी गई है, ठीक है। अभी जो भी पटना एयरपोर्ट पे गए होंगे उसको पता होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है। मतलब वहाँ पे आप जाएंगे तो पक्का फंसी जाएंगे। इससे अच्छा आपको 3 से 4 घंटा पहले ही जाना पड़ेगा अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है तो, ठीक है। तो अब बिहटा में एयरपोर्ट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में कितने एयरपोर्ट है? बहुत सारे एयरपोर्ट है, पर 3 अभी फंक्शनल एयरपोर्ट है। कौन कौन से है? एक तो है पटना एयरपोर्ट, सेकेंड इज गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड इज दरभंगा एयरपोर्ट, ठीक है। अब पटना एयरपोर्ट का एक नाम है, उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। और इसमें से कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये 3 आपको ये समझ में आ गया, तीनों समझ में आ गया। बीटा एयरपोर्ट के बारे में समझ में आ गया। इसके लिए द न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनने वाली है 66,000 स्क्वायर किलोमीटर में, और इसकी जो कैपेसिटी होने वाली है पूरे एयरपोर्ट की, ये कितनी होने वाली है? 50 लाख पैसेंजर की, ठीक है। एनुअली 50 लाख पैसेंजर को ये लोग लाना ले जाना कर सकते हैं, 50 लाख, और इसको एक्सटेंड करके हम लोग 1 करोड़ तक ले जा सकते हैं। मतलब 50 लाख प्लस 50 लाख और ऐड कर सकते हैं अगर सिचुएशन डिमांड करती है तो, ठीक है। मतलब 1 करोड़ पैसेंजर को हर साल हम लोग लाना ले जाना कर सकते हैं। अभी का जो पटना एयरपोर्ट है वो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। उसका इवन रनवे भी बहुत ज़्यादा छोटा है। जो ट्रैवल करा होगा वो जानता होगा इस बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। पटना एयरपोर्ट के बारे में पता चल गया, बिहटा एयरपोर्ट के बारे में पता चल गया। एयरपोर्ट से मुझे याद आई एक स्कीम के बारे में, उड़ान स्कीम के बारे में, ठीक है। अब ये पूरी स्कीम जो है मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ, बस इससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट बताने वाला हूँ। 3 पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है कि उड़ान स्कीम है जो एयरपोर्ट
जो एयर ट्रैवल का जो कॉस्ट है उससे कम करने से रिलेटेड। तो ये चीज़ सबको ही पता होती है, तो उस पर आप टिक लगा के आ जाएंगे कि मतलब एयरपोर्ट का फेयर, मतलब सॉरी, एयर ट्रैवल का फेयर कम करने से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इसके तहत क्या करा गया कि मतलब गवर्नमेंट चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि हर एक पर्सन, जो भी हर एक व्यक्ति है, जो आम आदमी है, वो भी एयर मतलब हवाई जहाज से ट्रैवल कर पाए, उसके लिए उन्होंने फेयर को काफी कम कर दिया था। ठीक है, उड़ान स्कीम के तहत। तो इसके बारे में तो सब जानते हैं। सेकंड, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है एविएशन सेक्टर में। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आ गया एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड तो आप उस पर भी टिक लगा के आएंगे। ज्यादातर लोग इसको छोड़ देते हैं, इसको टिक लगा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, थर्ड चीज इसके बारे में आपको ध्यान रखनी है कि ये रीजनल कनेक्टिविटी से भी रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इस स्कीम के तहत रीजनल कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करी जा रही है माइनर एयरपोर्ट्स को। ठीक है, मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट्स होते हैं, कुछ कुछ तो बड़े एयरपोर्ट होते हैं हर एक स्टेट में। ठीक है, फिर कुछ छोटे छोटे एयरपोर्ट भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर किसी छोटे एरिया में जाना है, मतलब ऐसा होगा कि आप बड़े किसी एयरपोर्ट में उतरेंगे, फिर उसके बाद आप कार से या अपने ट्रेन से ट्रैवल करेंगे। तो कुछ कुछ छोटे एयरपोर्ट्स भी होने चाहिए जहाँ पे कम फ्लाइट लैंड होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां तक कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए भी ये स्कीम लॉन्च करी गई है। तो इस स्कीम का तीन फंक्शन है, इसके तीन फीचर है। एक तो एयर ट्रैवल के एक्सपेंस को कम करने से रिलेटेड, एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने से रिलेटेड, और रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने से रिलेटेड। उड़ान स्कीम में ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्यादातर सिर्फ एयर ट्रैवल को टिक करके आते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भूल जाते हैं और रीजनल कनेक्टिविटी को भी भूल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड बिहार न्यूज में क्या है, डीजीपी बिहार। अब ये न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि पहले तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है आरएस भाटी। ठीक है, आरएस भाटी ये है। अब इनको सेंट्रल डिप्यूटेशन पे भेजा जा रहा है। 2025 तक का इनका कार्यकाल था, बट कार्यकाल समाप्त होने से पहले इनको भेजा जा रहा है। तो अभी नए डीजीपी आने वाले हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं बीपीएससी में। यूपीएससी में नहीं आते, पर बीपीएससी में आएंगे, इसलिए आपको नाम याद होना चाहिए। अभी तक मैं आपको बहुत सारे नाम बता चुका हूँ, इंटरनेशनल नेम्स से मैंने बहुत सारे आपको बताए हैं और याद भी करवाए हैं। वैसे ही इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आपको याद करवाए हैं। तो बिहार से रिलेटेड भी ये नाम आपको पता होना चाहिए। आरएस भाटी कौन है, ये डीजीपी हैं बिहार के। ठीक है, अभी फिलहाल, पर अब ये सेंट्रल डिप्यूटेशन पे जा रहे हैं। 2025 तक का इनका कार्यकाल था, 2022 में ये डीजीपी बने थे। ठीक है, इतना आपको इनके बारे में जानना है। आगे देखते हैं, अभी न्यू डीजीपी आएंगे तो उनका नाम भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब वो न्यूज में आएगा। तो नेशनल न्यूज में देखते हैं। अब नेशनल न्यूज में क्या क्या है, आईएमए अभी तो हाल फिलहाल में आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे हमेशा न्यूज में। तो इसका फुल फॉर्म हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है, जो भी जो डॉक्टर्स है इन सबका एक ग्रुप है, इनका एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। बस फुल फॉर्म देखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एक बार आ चुका है आसियान से रिलेटेड कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है। तो मतलब फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। सेबी के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अभी दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। 1988, 1992 ये सब मैंने आपको याद करवाया था, स्टैट्यूटरी बॉडी याद करवाई थी, तो अभी मैं पूरा आपको नहीं बताने वाला हूँ। माधवीपुरी बुच के बारे में बता चुका हूँ, इनका नाम क्या है, माधवीपुरी बुच, ये सेबी के चेयरपर्सन है। ठीक है, इसको देखते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट सेलिंग के बारे में बता चुका हूं, जिसने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे वो पुराने लेक्चर्स देखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है एमपॉक्स पाकिस्तान, इसके बारे में भी बता चुका हूं। अभी न्यूज जानने वाली ये है कि पाकिस्तान में पहला केस मिला एमपॉक्स का। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले भी केसेस मिल रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वाला जो वेरिएंट है, जो इस बार आउटब्रेक हुआ है, इस बार आउटब्रेक का जो पहला केस है वो पाकिस्तान में मिला है, साउथ एशिया में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखेंगे कि इस बार का जो आउटब्रेक है, 2024 का जो आउटब्रेक है, उसका पहला केस कहां मिला है, ये मिला है पाकिस्तान में। ठीक है, इससे पहले भी आउटब्रेक हो चुके हैं, पर इस बार के आउटब्रेक में अभी तक इंडिया में एक भी केस नहीं मिले। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या इंडिया में अभी तक एक भी केस नहीं है, तो जी नहीं है इस बार के आउटब्रेक में। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स होते थे। ठीक है, अलग अलग वेरिएंट्स होते थे कोरोना के, तो एमपॉक्स के भी वेरिएंट्स हो गए। तो उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि एक आउटब्रेक हुआ था 2022 से लेके 2023 में। ठीक है, तो उसमें जो वेरिएंट था वो था क्लैड 2 वेरिएंट। क्या है, क्लैड 2 वेरिएंट एमपॉक्स। ठीक है, क्लैड 2 वेरिएंट था एमपॉक्स का। और जो अभी है 2024 वाला, वो कौन है, वो क्या है, क्लैड 1 एमपॉक्स वेरिएंट। ठीक है,
ये चीज आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ऑप्शन में क्लैड 1 आ जाए, क्लैड 2 आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए इस बार वाला क्लैड 1 है, पहले वाला क्लैड 2 था। ठीक है, अभी क्लैड 1 है, इसके फीचर क्या है, मतलब इसमें ऐसा स्पेशल क्या है? ये स्पेशल इसमें ये है कि ये तो फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता था। एमपॉक्स के बारे में ऑलरेडी मैं अपने करंट अफेयर्स क्लास में बता चुका हूं, उससे आप पुराने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। जो मैंने नहीं बताया था अभी मैं सिर्फ वो बता रहा हूं। ठीक है, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता था, और ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से तो फैलेगा ही, प्लस ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी फैलता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, फिजिकल कांटेक्ट से भी और सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से कैसे? जैसे कि किसी को एम्पॉक्स हो रखा है तो उसकी पूरी बॉडी पे ब्लिस्टर्स होंगे। ठीक है, तो किसी ने उसको ब्लिस्टर को छू दिया या उसके ब्लिस्टर का लिक्विड किसी की बॉडी पे लग गया, ठीक है, तो उसको भी एम्पॉक्स हो जाता था। और इसमें क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी ये फैल जाता है। ठीक है, इसके बारे में एम्पॉक्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। एम्पॉक्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इसका जो पहला केस था, क्वेश्चन आएगा पहला केस कहां मिला था, तो ज्यादातर लोग कहेंगे अफ्रीका में मिला था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 1917 में पहला केस तो मिला था, फर्स्ट केस तो मिला था, पर वो फर्स्ट केस ह्यूमन केस था वो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ह्यूमन केस मिला था आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका में। मेन पॉइंट ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछे कि पहला केस एमपॉक्स का कहां मिला था, तो वो ध्यान रखना आपको डेनमार्क में मिला था। ठीक है, डेनमार्क की एक लैब में मिला था, कहां पे? मंकीज में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मंकीज में डेनमार्क में मिला था। ऑप्शन में डेनमार्क होगा, आप नहीं लगा के आओगे, गलत करके आओगे, अफ्रीका लगा के आओगे, अफ्रीका की कोई कंट्री लगा दोगे, इवन नाइजीरिया लगा दोगे, पर डेनमार्क के बारे में सोचोगे भी नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पहला केस डेनमार्क में मिला है। कब मिला है? 1958 में। कब मिला है? 1958 में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1958 में फर्स्ट केस मिला, कहां पे? डेनमार्क में। और पहला ह्यूमन केस कहां मिला? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, कहां पे? अफ्रीका में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 2022-23 में भी आउटब्रेक हुआ था, उस टाइम हुआ था क्लैड 2 एमपॉक्स का, और जो अभी आउटब्रेक हुआ है वो हुआ है क्लैड 1 एमपॉक्स का। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया? इससे और ज्यादा अगर और न्यूज चाहिए आपको इससे रिलेटेड, मतलब एमपॉक्स के बारे में नहीं पता, तो आप मेरे पुराने लेक्चर्स देखो करंट अफेयर्स में, वो सारे इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। कैग के बारे में, कैग की फुल फॉर्म क्या है? क्या टेबल कैग रिपोर्ट्स इन असेंबली विदाउट डिले अर्जिस दिल्ली एलजी इन लेटर टू स्पीकर। ठीक है, तो दिल्ली के एलजी है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। कैग के बारे में देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब भाई ये स्टैटिक का पार्ट है, तो अभी हम इसे करंट की तरह पढ़ेंगे। ठीक है ना, स्टैटिक में एकदम डीपली नहीं घुसने वाले, स्टैटिक में जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो बताऊंगा। पहली बात तो ये कंट्रोलर वाला काम करता ही नहीं इंडिया में, ये सिर्फ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, देखा जाए तो काम इसका ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, पर इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये ऑफिस कहां से आया? ये ऑफिस आया यूके से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, पर सिर्फ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाला काम करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं भी करंट अफेयर्स क्लास में नहीं बताऊंगा। आर्टिकल कौन से रिलेटेड है इससे? 148 से लेके 151 तक। आर्टिकल 148 में क्या कहा जा रहा है कि क्या होना चाहिए? एक इंडिया में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसे कौन अपॉइंट करता है? इसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट विद वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। रिजाइन किसको करेगा? रिजाइन करेगा ये प्रेसिडेंट को लेटर लिख के। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिजाइन करता है। इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? इसको रिमूव करेंगे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को करते हैं, उसी तरीके से कैग को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को कर सकते हैं वैसे ही कैग को भी रिमूव कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे रिमूव कर सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस से, वो आपको पता होना चाहिए, वो आप देखेंगे। ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था इनके बारे में? वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्ट्स कौन सा है? एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? वो होगा गवर्नर। ठीक है, एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो होता है गवर्नर। एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का एजेंट कौन है? ये कौन है? कैग। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? ये अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। और स्टेट के केस में, जैसे बिहार गवर्नमेंट के केस में, वो बिहार के गवर्नर को रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, सबमिट कर देगा, और बिहार के जो गवर्नर है वो बिहार के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे टेबल करवाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में कैग जो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। कैग का मेन फंक्शन क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक का पार्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक और चीज आप इसके बारे में समझ लीजिए, कैग इज ऑल्सो नोन एज फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड ऑफ
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। PAC आपको पता होना चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसके बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बनाया गया था, इसे बनाया गया था 1921 में, और ये पहली बार किस एक्ट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में जिक्र था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में। ठीक है, ये चीज़ आप सबको पता होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में इसलिए मैंने बताया क्योंकि इसके हाल फिलहाल में 100 साल पूरे हुए थे, इसलिए आपको बताया। ठीक है, इट कैग एक्ट्स एज एन फ्रेंड फिलोसफर गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, जो भी रिपोर्ट चाहिए होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कैग से मंगवा लेता है। दूसरी बात, ये एस्टिमेट कमेटी को भी अपनी रिपोर्ट से देता है, तो एस्टिमेट कमेटी क्या करती है कि उस रिपोर्ट को यूज करके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज करती है। ठीक है, अब एस्टिमेट कमेटी का क्या फंक्शन होता है और उसमें कितने मेंबर्स होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, करंट को करंट की तरह देखेंगे, स्टैटिक में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। इसमें अभी कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। अब ये है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, क्वेश्चन आ सकता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यूपीएससी में इससे ही रिलेटेड कुछ आया था। ठीक है, अभी 1-2 साल ही पहले, आई थिंक 2023 में ही आया था। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो जैसे कि आसपास आप देखते होंगे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड्स हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, तो ये एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वैसे ही डिजिटल दुनिया में, मतलब इंटरनेट की दुनिया में भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब लोगों की सहायता के लिए इंटरनेट की दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे क्या कहेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ गया इजी लैंग्वेज में। जैसे कि हमारे पास अभी रोड, रेलवेज, ये सब तो फिजिकल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, हम सबको दिख रहा है ये सब, तो हम उसको फिजिकली यूज करते हैं, ये हमारी सहायता के लिए है। तो वैसे ही जो इंटरनेट की दुनिया में है उसे क्या कहेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें इंडिया ने महारत हासिल करके 2009 से ही हम लोग बहुत अच्छा काम करें, और 2014 में जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पावर में आए तो इन्होंने और ज्यादा फोकस किया इसको सुधारने के लिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, जैसे कि आधार हो गया, यूपीआई हो गया, तो मतलब आधार से हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। यूपीआई से जो हमें बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे पैसे ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, तो वो सब अब नहीं करना पड़ता। अब हम घर बैठे बैठे किसी को भी कितने भी रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमारी जो प्रॉब्लम थी उसमें बहुत ज्यादा सहूलियत आ गई है, मतलब हमारा जो काम है काफी ज्यादा आसान हो गया। तो किस वजह से हुआ है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ गया। इंटरनेट की दुनिया में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो खड़ा कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द एसेंशियल डिजिटल सिस्टम एंड सर्विसेज दैट सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी, मतलब हमारे काम को आसान करती है, समाज के काम को आसान करती है। मस्ट लाइक रोड, रेलवे, ब्रिज डू इन द फिजिकल वर्ल्ड, जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड में रोड्स और ब्रिजेस का काम है, तो वैसे ही इंटरनेट की दुनिया में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, पर एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट रिगार्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू फाउंडेशनल डिजिटल सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म दैट आर ओपन, स्केलेबल एंड इंटरऑपरेबल, एनेबलिंग अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये आंसर तो सही लग रहा है। द यूपीआई इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, जो भी डिजिटल चीज से रिलेटेड होगा ना वो सारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएगा। ठीक है, अगर इसी में हो जाता कि नहीं रोड्स, रेलवेज भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है तो होगा ऑप्शन गलत। नहीं, वो नहीं है। जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है वो सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे ऐप्स हो गए, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीजें जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं वो सारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सक्लूसिवली मैनेज बाय द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। ऐसा है क्या, किसी प्राइवेट सेक्टर मैनेज करती है, ऐसा मैंने कभी कहा? बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक सेक्टर के भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के भी ऐप्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिवली मैनेज बाय प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। और है इंडिया स्टैक के बारे में। इंडिया स्टैक भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी इंडिया स्टैक क्या है, ये सेट ऑफ डिजिटल टूल्स है। क्या है ये, डिजिटल टूल्स का और टेक्नोलॉजी का कुछ सेट है। ठीक है, मतलब ये कुछ टेक्नोलॉजीज है, ये टूल्स हैं जिसको यूज करके हम लोग अलग अलग टाइप्स के एप्स बनाते हैं और उसको इंटरऑपरेबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड का काम कैसे आएगा, वो एक इंडिया स्टैक का पार्ट कैसे हुआ, इसका एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आप बैंक में जाते हैं और आप खाता खुलवाने जाते हैं। अब बैंक वाला जो है, वो जो मैनेजर है, वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा, वो सिर्फ आपसे मांगेगा आपका आधार कार्ड। ठीक है, उसका आधार कार्ड मांगेगा तो उससे ही उसके पास सारी जानकारी आ जाती है, आपके एड्रेस से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड जितनी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो सारी उसके पास आ जाती है। ठीक है, तो मतलब आधार कार्ड ने आपका काम को आसान कर दिया है। ठीक है, यूपीआई ने क्या किया, आपको बैंक में जाना पड़ रहा था। ठीक है, यूपीआई ने अब आप घर बैठे बैठे चीजें कर सकते हैं। ई केवाईसी ने क्या किया,
पहले आपको अपने से रिलेटेड बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, बहुत सारे आपको फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते थे, ठीक है, लंबे लंबे फॉर्म्स फिलअप करोगे, 3-4 फिल करोगे तब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी, वो भी करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है उसका नहीं पता, ठीक है। EKYC से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक KYC, मतलब आप फट से कर लेते हैं, एक चुटकियों में कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे E-साइन आ गया, तो ये सब इंडिया टेक का पार्ट है, मतलब ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जो इंटर ऑपरेबल है और आपके काम को आसान करती है, वो इंडिया स्टैक का पार्ट है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इंडिया स्टैक इज अ सेट ऑफ डिजिटल टूल्स एंड ओपन API that allow governments, businesses, startups and developers to use a unique digital infrastructure, मतलब एक यूनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है इन स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को, कि अपना एक ऐप या सर्विसेज कुछ भी ला सकते हैं, ठीक है। To build applications and services, it is designed to promote financial inclusion, digital identity and efficient services delivery in India, ठीक है। आगे देख लेते हैं इंडिया स्टैक का क्या क्या पार्ट है। आधार हो गया, UPI हो गया, डिजी लॉकर हो गया, EKYC हो गया, E-साइन। ये मैंने 5 एग्जांपल दिए हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब E-साइन भी हो गया कि जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकली जाके साइन करना पड़ेगा, E-साइन भी हो जाता है। EKYC, डिजी लॉकर में क्या आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, जो भी आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो आप इसमें जाके डाल सकते हो। UPI आपको पता ही है, आधार के बारे में आपको पता ही है। अब आधार जो मैनेज करती है उस एजेंसी का नाम आप मुझे बताएंगे और आधार को कब लॉन्च करा गया था ये भी बताएंगे, ठीक है। आधार से रिलेटेड कुछ एक इशू भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। अब ग्लोबल DPI रिपोजिटरी क्या है ये हम जानेंगे, ठीक है। इसमें DPI मतलब है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बात करी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI का मतलब है। तो ये ग्लोबल DPI रिपोजिटरी क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये इंडिया ने ही लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? G20 में। G20 कब इंडिया ने ऑर्गेनाइज G20 को होस्ट कब किया था, वो ईयर आप मुझे बताएंगे। वो तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा। तो इस बार जब G20 होस्ट किया इंडिया ने, तो उस टाइम ग्लोबल DPI रिपोजिटरी लॉन्च किया। तो ये क्या है? ये एक तरीके की लाइब्रेरी है। मतलब यहीं पे सारे टूल्स और जितने भी टेक्नोलॉजीज है, ये सारी हम जो भी हमारे पास नॉलेज है वो हम इस लाइब्रेरी में स्टोर करके रखते हैं कि अगर किसी दूसरी कंट्री को जरूरत होगी तो वो यहाँ से यूज कर सकता है, ठीक है। नहीं तो उन्हें तो स्टार्ट करने में, जैसे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि फिर से वो रिसर्च करें, ये सारी इस टाइप की टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें। तो एक तरीके से उनको आसानी कर दी गई है। उनके लिए क्या कर दिया गया? उनको सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड करके दे दिया गया। उन्हें कह दिया गया कि आप इन्हें यूज करके आप अपने खुद के टेक्नोलॉजीज बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? ग्लोबल DPI रिपोजिटरी। इसे किसने लॉन्च किया था? इसे लॉन्च किया था इंडिया ने, G20 में लॉन्च किया था। और ये किस चीज़ के लिए? ये एक तरीके की लाइब्रेरी है जहाँ पे टूल्स और टेक्नोलॉजीज वहाँ पे प्रोवाइडेड है। अगर कोई कंट्री यूज़ कर सकती है तो उसे यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, ठीक है। अभी तक इसमें 54 कंट्रीज ने अपने डेटा शेयर किए हैं। मतलब 54 जो डेवलप्ड कंट्रीज है और जो इंडिया कुछ डेवलपिंग कंट्रीज है, उन्होंने अपने डेटा शेयर किए हैं, मतलब कुछ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करी है और उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जितने भी इसके मेंबर्स है वो सारे इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसे MIT ने लॉन्च किया और ये कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स हब्स, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ। उस टाइम मैंने कहा था कि 125 कंट्री पिछली बार पार्टिसिपेट करी थी। इस बार का डेटा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस बार का डेटा आ चुका है। इस बार 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, उसमें 21 हेड ऑफ स्टेट थे। मतलब जो कंट्री है उसके हेड थे, कितने थे? 21 थे। जैसे इंडिया का जो हेड है वो प्रेसिडेंट होता है, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर भी अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे हेड ऑफ स्टेट ही माना जाता है, ठीक है। और 34 फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था और जितने भी उनके कोई ना कोई मिनिस्टर आए हुए थे, ठीक है। तो 21 हेड ऑफ स्टेट ने पार्टिसिपेट किया, 34 फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया और टोटल 123 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ग्लोबल साउथ से रिलेटेड और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड ये टर्म से रिलेटेड 2 पर्सन्स के नाम मैंने आपको बताया, वो आपको मेरे पुराने लेक्चर्स में जाके देखना होगा, ठीक है। और इसके बारे में देख लीजिए। अब क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान और चाइना ग्लोबल साउथ का पार्ट है कि नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है। तो भाई पाकिस्तान भी पार्ट है और चाइना भी पार्ट है, पर इंडिया ने उनको बुलाया नहीं था, उनको इनविटेशन नहीं भेजा था, ना पाकिस्तान को बुलाया ना ही चाइना को बुलाया, ठीक है। ग्लोबल साउथ का इंडिया एक तरीके से अपने आप को लीडर प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अभी तक 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हो चुके हैं और तीनों ही इंडिया ने होस्ट किए हैं और तीनों ही वर्चुअल माध्यम से किए हैं, ठीक है। इस बार भी जो हुआ वो भी वर्चुअल माध्यम से ही था। अब डेट आपको याद रखनी है। पहला जो हुआ है वो 12-13 जनवरी 2023, मतलब ज्यादा पुराना नहीं, पिछले साल ही किया था, ठीक है। 12-13 जनवरी 2023। और 2023 में दो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुए, ठीक है। पहला हुआ 12-13 जनवरी 2023 और फिर हुआ 17 नवंबर को, ठीक है। 17 नवंबर 2023, मतलब एक 2023 के स्टार्टिंग में, एक 2023 के एंड में, ऐसे इस तरीके से याद रखो। और फिर इस बार हुआ 17 और 18 अगस्त को, ठीक है। तो डेट याद रहेगी। इस बार कब हुई? 17 और 18 अगस्त को 2024 में।
पिछली बार हुई थी 17 नवंबर 2023 को, और उससे पिछली बार 12-13 जनवरी 2023 को। याद रहेगा, तीनों बार इंडिया ने ही होस्ट किया और तीनों बार ही वर्चुअल माध्यम से होस्ट किया था। ठीक है, इसे होस्ट किसने किया? इंडिया में प्रेसिडेंट, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसे होस्ट किया था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये एस जयशंकर की फोटो है, ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, फॉक्सकॉन क्या है। अब फॉक्सकॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये ताइवान की एक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनी है। कहाँ की है? पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, कहाँ की कंपनी है? यह है ताइवान की कंपनी है। अब यहाँ के इसके जो चेयरमैन है उससे रिलेटेड एक चीज आपको पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स का पार्ट बन सकता है। इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है यंग लियू। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि यंग लियू कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो फॉक्सकॉन के चेयरमैन है। ठीक है, इनको इस बार पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। पद्म भूषण अवार्ड, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है इनके लिए, इसलिए मैंने आपको ये नाम याद करवा दिया कि यंग लियू को पद्म भूषण अवार्ड, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, उनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। ठीक है, यंग लियू को मिला है, कब मिला है? इस बार 75th रिपब्लिक डे पे इनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। अब ये न्यूज में क्यों है? एक और चीज ध्यान रख लीजिए, फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू और इसके फॉक्सकॉन के इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन है? वी ली। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, यंग लियू और वी ली। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। और ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम अभी यूनिट इसकी सेटअप करने वाली है। कहाँ पे सेटअप करने वाली है? ये सेटअप करने वाली तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन में आएगा तेलंगाना, तो गलत करके मत आ जाना, क्योंकि अभी जो भी फॉक्सकॉन से रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही है वो तेलंगाना से रिलेटेड आ रही है, क्योंकि तेलंगाना में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाली है। तेलंगाना गवर्नमेंट से फॉक्सकॉन की बात चल रही थी। ठीक है, तो गलती से तेलंगाना मत करके आ जाना, तमिलनाडु में सेटअप करने वाली है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा। ये स्टोरेज सिस्टम है, जैसे कि सोलर एनर्जी, जो भी हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो उसे स्टोरेज करने के लिए भी तो कोई बैटरी होनी चाहिए। तो वो क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और इसका जो प्लांट है वो कहाँ लगने वाला है? तमिलनाडु में लगने वाला है। ठीक है, फॉक्सकॉन से रिलेटेड एक और चीज आप ध्यान रख लो, किसने अभी तक $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर दी 2023 तक। ठीक है, आगे भी इन्वेस्टमेंट करेगी और ये ताइवान की कंपनी है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके जो चेयरमैन है यंग लियू, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है अभी हाल फिलहाल में। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ सिटी। अब ये फोर्थ सिटी क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे कि गिफ्ट सिटी है गुजरात में, तो वैसे ही फोर्थ सिटी आने वाली है कहाँ पे? तेलंगाना में। कहाँ पे आने वाली है फोर्थ सिटी? तेलंगाना में। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, फोर्थ सिटी कहाँ पे आने वाली है? तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पे? इन आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद। ठीक है, याद रखेंगे, हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में तेलंगाना में आने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि साइबर सिटी होता है ना, तो एक तरीके से इसे अलग से डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ पे एजुकेशन, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हमने गिफ्ट सिटी बनाया है, एक अलग टाइप की सिटी बना दी कहाँ पे? गुजरात में। तो वैसे ही जो तेलंगाना की गवर्नमेंट है, ये फोर्थ सिटी बनाने वाली है कहाँ पे? हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो फोर्थ सिटी आएगा तो आप टिक कर देंगे। तहव्वुराना, अब ये न्यूज में क्यों है, इसे हम देख लेते हैं। तहव्वुराना इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये 26/11 के आरोपी थे। अब इन्हें यूएसए एक्स्ट्राडाइट कर सकता है कहां पे? इंडिया में। इंडिया और यूएसए के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, कब से है? 1997 से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिया और बांग्लादेश से रिलेटेड भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी से रिलेटेड कुछ बातें चल रही है। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी 2013 में। ठीक है, और इंडिया और यूएसए के बीच में 1997 में। तो इसे पहले ही एक्स्ट्राडाइट कर देना चाहिए था, बट अभी तक यूएसए ने नहीं करा था। ठीक है, तो अब थोड़ा ये करने की कोशिश करें। एक तरीके से इंडिया को थोड़ा सा सॉफ्ट टॉक भी दिखा रहे हैं कि नहीं हम तो आपके पक्ष की बात करें, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश में तो बड़ा गेम कर दिया है। ठीक है, तो एक बड़ा झटका देने के बाद कुछ अच्छे छोटे मोटे काम करेगी यूएसए, मतलब थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश करेगी। तो इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूएसए का काम यही है। तो याद रखना, तहव्वुराना कौन है? ये 26/11 का मुख्य आरोपी है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह भी यूएसए के कोर्ट में, यूएसए के जेल में बंद था। आगे है न्यूज़ आईएमडी से रिलेटेड। आईएमडी आपको पता होना चाहिए। आईएमडी क्या है? इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका वेदर से रिलेटेड काम है, मतलब देखना, उसका साइंटिफिक इवैल्यूएशन करना कि कब बारिश आ सकती है, कब साइक्लोन आ सकता है। ठीक है, ये सब जो भी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, इस पे नजर रखती है। कौन रखती है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। ऑप्शन में आएगा कि हैदराबाद में है। ठीक है, तो गलत हो सकता है, न्यू दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है,
इस तरीके से ध्यान रखो कि इंडिया की जो मेजर चीज़ें होती है, सब चीज़ें कहाँ से कंट्रोल होती है, वो होती है उसके हेडक्वार्टर मतलब न्यू दिल्ली से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आईएमडी का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसके 5 रीजनल सेंटर भी है, कहाँ कहाँ पे, मुंबई में, चेन्नई में, कलकत्ता में, नागपुर में और गुवाहाटी में, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न के लिए गुवाहाटी हो गया, ठीक है। ये 1 ऑफ 6 स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, किसका, डब्ल्यूएमओ का। तो डब्ल्यूएमओ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आईएमडी के अलग अलग सेंटर है, रीजनल सेंटर, वैसे ही डब्ल्यूएमओ के भी 6 सेंटर्स है, रीजनल सेंटर। उसमें से एक मुख्य सेंटर कौन सा है, आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अभी हम डब्ल्यूएमओ के बारे में एक बार देखेंगे, इससे पहले एक और बार एक चीज और देख लेते हैं आईएमडी के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, मतलब जब कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में, एओ ह्यूम ने किया था, उससे भी 10 साल पहले 1875 में आईएमडी का गठन हो गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब आईएमडी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 1875 में हुआ, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आईएमडी का गठन कब हुआ है, 1875 में। जैसे कि इंडिया में आईएमडी है, वैसे वर्ल्ड लेवल पे डब्ल्यूएमओ है, ठीक है। जैसे इंडिया में आईएमडी है, वैसे वर्ल्ड लेवल पे डब्ल्यूएमओ है। और डब्ल्यूएमओ का गठन कब हुआ था, 1950, और इंडिया 1950 से ही इसका मेंबर है, ठीक है। अब सोचोगे डब्ल्यूएमओ है जो वर्ल्ड लेवल पे 1950 में ही बनी थी, नहीं, इससे पहले भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका नाम था आईएमओ, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आईएमओ। और इसका गठन कब हुआ था, 1873 में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, 1873 में आईएमओ, आईएमडी 1875 में और डब्ल्यूएमओ 1950 में। और डब्ल्यूएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट, सारी चीज़ आपको पता चल गई। न्यूज़ कुछ और थी, आईएमडी से रिलेटेड, कुछ मुंबई से रिलेटेड था, पर मैंने आईएमडी के बारे में आपको सब कुछ बता दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, और कुछ तो इसमें बचा नहीं है, आई थिंक, मुझे नहीं लगता। हाँ, एक मौसम ऐप है, मौसम ऐप किसने बनाया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसे लॉन्च किसने किया है, ये इससे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। और आईएमडी किसके अंदर में आती है, ये भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर, ठीक है। हो सकता है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगा, बोल देगा, ठीक है, पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं कि मौसम ऐप किस किसने बनाया है। इसे बनाया है इक्रिसैट के डिजिटल एग्रीकल्चर एंड यूथ डे ने, यूथ टीम ने, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे ने और आईएमडी ने बनाया, ठीक है। ये तीनों ने मिलके मौसम ऐप को बनाया। और मौसम ऐप से क्या होता है, मौसम ऐप एक तरीके से जो भी जानकारी देती रहती है कि वेदर कैसा रहने वाला है एक पर्टिकुलर एरिया में, ये सारी जानकारी, ठीक है। आगे देखते हैं, आईएमडी से रिलेटेड मैंने आपको पूरा समझा दिया कि आईएमडी 1875 में बनी थी, और डब्ल्यूएमओ 1950 में, और आईएमओ इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो कब बनी थी, 1873 में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं हीट वेव। आईएमओ हमने पढ़ लिया, आईएमडी पढ़ लिया, अब हीट वेव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हीट वेव भी हमेशा हर साल ही न्यूज़ में रहता है। तो पहली बात, इसका टाइम कब रहता है, इसका टाइम रहता है अराउंड मार्च से लेके जून तक, ठीक है। किसी किसी कंडीशन में जुलाई तक भी आगे बढ़ जाता है। तो मार्च से जून तक के बीच में ही प्राइमरली हीट वेव आते हैं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन है जो कि आईएमडी की आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वो आप देख लीजिए। क्या है, अ हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, जब एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर हो, जितना होता है नॉर्मली उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहे, more than the normal maximum temperature that occurs during the summer season in the northwestern part of India. Heat wave typically occur between March and June, ये मैं आपको बता चुका हूँ, and in rare condition जुलाई तक भी फैल जाता है। The extreme temperature and resultant atmospheric condition की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, और ये कुछ लोगों के लिए फैटल भी हो जाता है, मतलब कुछ लोगों की इससे मौत भी हो जाती है और जानवरों की भी मौत हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, हीट वेव से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। हीट वेव क्या है, हीट वेव जब नॉर्मल कंडीशन से जब ज़्यादा अगर वेव्स चले, मतलब हीट वेव चले, तो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो नॉर्मल से ज़्यादा, तो उसे क्या करेंगे, हीट वेव करेंगे। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, मतलब प्लेन वाले एरिया में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो टेम्परेचर, कोस्टल एरिया में 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो, और हिली एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर हो, तो इसे हीट वेव कंसिडर करा जा सकता है। पर इसके अंदर भी कुछ क्राइटेरिया है, वो आगे क्राइटेरिया हम आगे देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब प्लेन कंडीशन के लिए क्या है, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कोस्टल एरिया के लिए, और 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर हिली रीजन के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हीट वेव डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल, अगर नॉर्मल कंडीशन से, नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से
4.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उसे क्या कहेंगे, हीट वेव कहेंगे। और सीवर हीट वेव कब कहेंगे, जब 6.4 डिग्री सेल्सियस से नॉर्मल मैक्सिमम से, जैसे कि हर साल मैक्सिमम इतना टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ का समझ लीजिए बढ़ता है 42, ठीक है, या 40 बढ़ता है, तो 40 से 6.4 ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, 6.4 तक ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, हीट वेव कहेंगे। और जब 6.4 से भी ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे, सीवर हीट वेव कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, ये चीज़ आप देख लेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आगे डाल रखा है, ये एक डेटा डाल रखा है कि बिहार में अभी तक कितने हीट वेव आए हैं, अलग अलग स्टेट में कितने ज़्यादा हीट वेव आए हैं, 2022 तक का डेटा है। देख लीजिए कि हीट वेव जो कॉन्टिन्यूसली ना बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये हीट वेव का एक रीज़न ये भी है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हीट वेव बढ़ते जा रहे हैं। और हीट वेव की वजह से क्या हो जाता है कि जो हमारे स्नो है, स्नो लाइन है, स्नो लाइन काफ़ी ज़्यादा घटती जा रही है, ठीक है, स्नो लाइन घटती जा रही है। और जो हमारा बर्फ वाला जो जितना भी एरिया है, ग्लेशियर, ये सब हमारे पिघलते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हीट वेव की वजह से, ठीक है। और जो हीट वेव की फ्रीक्वेंसी भी आगे धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कि हमारा जो मीन टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जाएगा, तो ये जो हीट वेव की जो स्पीड है, फ्रीक्वेंसी, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, हीट इंडेक्स क्या होता है। हीट वेव हमने देख लिया, और हीट इंडेक्स भी हमें पता होना चाहिए। हीट इंडेक्स क्या है, कि जो भी टेम्परेचर हम फील करते हैं उसे हम एक तरीके से हीट इंडेक्स कह सकते हैं। इसे कौन कैलकुलेट करता है, इसे भी IMD कैलकुलेट करता है। हीट इंडेक्स मेजर्स हाउ हॉट इट फील्स व्हेन ह्यूमिडिटी इज फैक्टर्ड इन अलॉन्ग विद द एयर टेम्परेचर। जब ह्यूमिडिटी को एयर टेम्परेचर के मिला के साथ कैलकुलेट करते हैं तो इसे हीट इंडेक्स कहते हैं। और हीट इंडेक्स से हमें क्या पता चलता है कि हम कैसा फील करने वाले हैं। जैसे कि हो सकता है 40 डिग्री टेम्परेचर हो, ठीक है, पर हमें फील ना हो रहा हो ऐसा, या ऐसा लग रहा हो कि हमें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है, 40 डिग्री टेम्परेचर है पर उससे भी ज़्यादा गर्मी लग रही हो, तो उसे क्या कहेंगे, हीट इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसे आप देख लोगे, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इसमें क्या है कि हीट वेव टिपिकली अकर बिटवीन मार्च एंड जून एंड इन सम रेयर कॉजेस, इन सम रेयर केसेस इवन एक्सटेंड टिल जुलाई। ये आप देख लेंगे सही है कि नहीं, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। हीट वेव नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड टिल द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ स्टेशन रीचेज एट लीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लेन्स एंड एट लीस्ट 30 फॉर हिली रीजन्स। ये भी आप देख लेंगे। अ सीवर हीट वेव इज डिक्लेयर व्हेन द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल इज मोर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी तीनों ही सही है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ में पहली न्यूज़ क्या है, थकसिन श्रीनेवात्रा। अब इनको मैंने न्यूज़ में इसलिए डाला है क्योंकि अभी अभी थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनी है, उनका नाम है पैटोंगटार्न श्रीनेवात्रा, ठीक है। अब इसको कैसा प्रोनाउंस करेंगे आप खुद देख लेंगे, ठीक है। ये बनी है पैटोंगटार्न श्रीनेवात्रा, ठीक है। अब श्रीनेवात्रा से हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाओ, ऑप्शन में है पैटोंगटार्न श्रीनेवात्रा और थकसिन श्रीनेवात्रा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, थकसिन श्रीनेवात्रा ये अलग है और ये दोनों अलग हैं, ठीक है। ये इनके डैड है, मतलब इनके पिताजी हैं, ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं थाईलैंड के, इनको भी हटा दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो थकसिन श्रीनेवात्रा हैं वो किसके पिता हैं, जो अभी थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनी है उनके, ठीक है। तो थकसिन श्रीनेवात्रा अलग है, ये ऑप्शन में आएगा, तो इसे टिक करके बता जाना। इनको नहीं बनाया गया थाईलैंड का प्राइम मिनिस्टर, इनकी बेटी को बनाया गया जो सिर्फ 37 साल की उम्र की है, और ये काफ़ी कम एज में वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी हो चुकी है। एक और चीज़ आपको मैंने बताया था कि ये किसको हटा के बनी है, वो चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो इथिक्स की वजह से वहाँ के कोर्ट ने, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था, और पिछले 16 साल में 4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर को हटा चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूएसए म्यांमार से रिलेटेड, यूएसए रिन्यूज सपोर्ट फॉर म्यांमार अपोजिशन एज चाइना मीट्स जनता, ठीक है। जनता के बारे में आपको बता चुका हूँ, जनता पब्लिक नहीं है, जनता वहाँ की आर्मी है, म्यांमार की आर्मी को जनता कहते हैं। एक चीज़, वहाँ के जो चीफ है उनका नाम क्या है, उनका नाम है मिन ऑंग हिलैंग, ठीक है। मिन ऑंग हिलैंग, ये नाम को भी आपको याद रखना है। मिंग ऑन हिलैंग कौन है, ये है जनता चीफ, वहाँ के अब सर्वे कहाँ के, म्यांमार के, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इनके साथ भी हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, जो भी पावर में आते हैं उसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे ही होते हैं, ठीक है। हम उनके फट्टे में टांग नहीं अड़ाते, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन है, ये है वांगी, ये कौन है वांगी, ये कौन है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। तो वांगी याद रहेगा, वांगी कौन है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। और मिन ऑंग हिलैंग कौन है, ये है जनता चीफ, ठीक है, म्यांमार की। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार में कू हो गया था और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को हटा के ये बन गए थे वहाँ के हेड। आगे देखते हैं, आगे है, ये रीजन न्यूज़ में है, पोक्रोवस्क रीजन, ठीक है। क्वेश्चन आ जाएगा कि पोक्रोवस्क रीजन कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है यूक्रेन से, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये डोनास्क में है, ठीक है। डोनास्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस है। डोनास्क और मारियोपोल, ये तीनों ही आपको पता होना चाहिए। मारियोपोल किस चीज़ के लिए फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओडेसा पोर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डोनास्क रीजन के अंदर ही
पोक्रोवोस करके एक रीजन पड़ता है जो कि यूक्रेन में, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि पोक्रोवोस रीजन किससे बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है यूक्रेन से। कुर्स्क रीजन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो किससे बिलोंग करता है, वो बिलोंग करता है रशिया से। और कुर्स्क रीजन में ही अभी यूक्रेन के सोल्जर्स 1000 से ज़्यादा सोल्जर्स उसमें घुस गए थे और अभी भी वहीं पे और रशिया और यूक्रेन की आर्मी में वहाँ पे फाइट चल रही है, ठीक है। उसकी लोकेशन भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि यूक्रेन की जो आर्मी कुर्स्क रीजन में घुसी है उसे कौन कौन सी कंट्रीज ने सपोर्ट किया है वर्बली, वो किसने किया है, एक तो फिनलैंड ने किया है और एक लिथुआनिया ने किया है, ठीक है। फिनलैंड ने और लिथुआनिया ने। अभी इन दोनों की लोकेशन आप देख लेंगे तो सारी न्यूज़ कवर होगी। पोक्रोवोस रीजन किससे रिलेटेड है, वो यूक्रेन से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। यूक्रेन की एक सिटी है, यूक्रेन का एक रीजन है, ठीक है। आगे देखते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ये चीज़ सबको ही पता है। इजराइल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। यूएई में एक टॉलरेंस मिनिस्टर भी होते हैं जो हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, तो ये चीज़ आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। पहली बात तो टॉलरेंस मिनिस्टर कहाँ पे होते हैं, यूएई में होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है कि टॉलरेंस मतलब टॉलरेंस के बारे में यही बताना। इससे रिलेटेड इन्होंने एक अलग टाइप की मिनिस्ट्री बना दी जो टॉलरेंस रिलेटेड और को एग्जिस्टेंस से रिलेटेड ये बातें करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, शेख नहायन बिन मुबारक अल नहायन, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, शेख नहायन बिन मुबारक अल नहायन, ठीक है। किसका नाम है, यह है यूएई के टॉलरेंस मिनिस्टर। आगे देखते हैं। आगे है बहरीन। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने इंडिपेंडेंस डे पे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट नहीं किया, वहाँ पे रिमेंबर किया, कहाँ पे, बहरीन में। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। काठमांडू में क्या हुआ था, काठमांडू में इंडियन एम्बेसी ने कथक करा था, ठीक है। कथक वहाँ पे ऑर्गेनाइज करा गया था, कथक ऑर्गेनाइज करा गया था और वहाँ के जो मिनिस्टर्स थे और वहाँ के आर्मी के जो पर्सनल थे वो वहाँ पे उन्होंने भी इन सबको देखा था, मतलब पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, ठीक है। और इंडियन एम्बेसी बहरीन में क्या किया उन्होंने, वहाँ पे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे वहाँ पे ऑब्जर्व करा गया, ठीक है। इंडिया में कहाँ करा गया था, एमपी में कहाँ करा गया था, उनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब बहरीन के बारे में मैंने आपको क्यों डाला है, ठीक है। बहरीन की लोकेशन ये रही, कतर उसके नीचे, कुवैत देखो अलग है, कतर और कुवैत अलग है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इराक ने कुवैत पे हमला किया था, यही एयरलिफ्ट मूवी में भी दिखाया गया। तो ध्यान रखना, टैंक लेके घुसी थी तो टैंक में कतर में तो नहीं घुसेगी, कुवैत में घुसेगी। तो कुवैत और कतर में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, ठीक है। कुवैत आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। 2023 का ही मतलब 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है। कितना इजी, आप ये देखो। अब इस टाइप की न्यूज़ में आपको क्यों बताता हूँ, इससे आपको सिग्निफिकेंस भी पता चलेगी। क्वेश्चन है कि द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर, ठीक है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएई की 7 एमिरेट्स हैं, ठीक है। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, अबू धाबी में। उसका कैपिटल क्या है, अबू धाबी, ठीक है। अब आपको एमिरेट्स के नाम तो आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है, द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, अल कुवैन, फुजैरा एक पोर्ट भी है, रस अल खाइमा, ठीक है। तो ये तो आपको नहीं पता कि ये है कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, दुबई, शारजा, अजमान, जेड्डा। अब जेड्डा के बारे में तो मैंने आपको बताया है अपनी पुरानी क्लास में कि जेड्डा कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में। तो यार सऊदी अरेबिया यूएई में क्या करेगी, तो ये तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। और देखो कुवैत, तो कुवैत तो अलग ही कंट्री है भाई, मैं कई बार बता चुका हूँ कि इराक के साथ मिलती है कुवैत, ठीक है। तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ये चीज़ आपको पता चल गया। सी देख लेते हैं, उल कुवैन, ये आपको नहीं पता है कि नहीं, फुजैरा आपको नहीं पता है कि नहीं। आगे देखते हैं, रियाद तो मैंने आपको बताया ना कि सऊदी अरेबिया की कैपिटल है, तो ये भी गलत हो गया। तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल यूएई में क्या करेगी। नेक्स्ट देखते हैं, शारजा, अबू धाबी, ठीक है। अजमान, फुजैरा नहीं पता है कि नहीं। दुबई, बहरीन और कुवैत। अब बताओ, कुवैत और बहरीन की लोकेशन तो मैं आपको बता चुका हूँ कि यूएई से अलग है। यूएई तो ये रहा, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं, काफ़ी इजी होते हैं। ये क्वेश्चन जो छोड़ के आएगा, मतलब भाई देखो इजी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, बेशक टफ क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। बहरीन से ही मैंने इसको करेंसी को लिंक कर दिया। अब बहरीन की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, इसलिए मैंने आपको लिंक किया है, ठीक है। तो पहली जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है उसका नाम है कुवैती दिनार। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे क्या है, कुवैती दिनार। और सेकंड नंबर पे कौन है, बहरीनियन दिनार, ठीक है। एक कुवैती दिनार में $3 आ सकते हैं, $3.27 आ सकते हैं। एक बहरीनियन दिनार में $2.67 आ सकते हैं और 222 रुपये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसी है, जो यूएस डॉलर है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि एक यूएस डॉलर इज इक्वल टू 83 रुपीज़, तो वैसे ही एक कुवैती दिनार इक्वल्स टू 274 रुपीज़ और $3.27। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई थिंक पिछले साल ही आया है,
69 बीपीएससी प्रीलिम्स में ही आया, देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसी इज द कॉस्टलीस्ट, सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट करेंसी कौन सी है? तो यूरो है, पाउंड स्टर्लिंग है, यूएस डॉलर है, नन ऑफ द अबव है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूएसडी से कौन कौन सी बड़ी है, यूएस डॉलर से कौन कौन सी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसको आप कैसे याद रखेंगे, उसको आप ऐसे याद रखेंगे। एक मिनट, कुवैत मैंने आपको बताया और बहरीन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब आपको कैसे देखना है, कुवैत और बहरीन याद रहेगा। कुवैत हो गया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बहरीन हो गया। ओमानी रियाल, ओमान की लोकेशन भी देख लीजिए, थर्ड नंबर पे ओमानी रियाल, ठीक है। मतलब ये सारी इस वाले रीजन की जो कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्रीज है, ठीक है, तो कुवैती, बहरीनी और ओमानी रियाल हो गया। फिर जॉर्डेनियन, ठीक है, जॉर्डन को भी याद रखना है, जॉर्डेनियन दिनार। फिर ब्रिटिश पाउंड, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि ब्रिटिश पाउंड है और यहाँ पे है यूरो, ठीक है। तो यूरो भी स्ट्रांग है किससे, यूएसए की, यूएस डॉलर से। और ब्रिटिश पाउंड भी स्ट्रांग है किससे, यूएस डॉलर से, ठीक है। पर जो ब्रिटिश पाउंड है वो यूरो से भी ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यूरो से भी ज्यादा स्ट्रांग ब्रिटिश पाउंड है, और यूरो और ब्रिटिश पाउंड दोनों ही यूनाइटेड स्टेट डॉलर से ज्यादा स्ट्रांग है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर उससे ऊपर है स्विस फ्रांक, फिर केमॉन आइलैंड डॉलर, फिर गिब्राल्टर पाउंड, ठीक है। कंफ्यूजन कहाँ पे होगी, ब्रिटिश पाउंड में और यूरो में, ठीक है। तो यूरो भी स्ट्रांग है यूएस डॉलर से, ब्रिटिश पाउंड भी ज्यादा स्ट्रांग है यूएस डॉलर से, पर ब्रिटिश पाउंड जो है वो यूरो से भी ज्यादा स्ट्रांग है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो उनकी जो करेंसी है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो है कुवैती, बहरीनियन और ओमानी रियाल और जॉर्डेनियन दिनार, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग करेंसीज इज द कॉस्टलीस्ट, सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट करेंसी कौन सी है? यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर से तो यूरो भी मजबूत है, पाउंड भी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इन दोनों में से देख लीजिए यूरो स्ट्रांग है कि पाउंड स्ट्रांग है, तो ये पाउंड स्ट्रांग है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये आई थिंक लास्ट स्लाइड है, नहीं और भी मैंने कुछ करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन देख रखे हैं कि करेंसी रिलेटेड कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख लीजिए। द करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, पर ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन बनता है। तो जैसे कि ये इजी क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, तो ये चीज मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। जिसे नहीं पता वो आप अभी याद कर लो कि किस टाइप से सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो कुवैती दिनार है और सेकंड नंबर पे बहरीनियन दिनार है, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। पाउंड भी स्ट्रॉन्ग है किससे, यूएस डॉलर से, और यूरो भी स्ट्रॉन्ग है यूएस डॉलर से, और जो पाउंड है वो यूएस डॉलर से, पाउंड जो है वो यूरो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो करेंसी से रिलेटेड इजी क्वेश्चंस आते हैं, देख लो। द करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड हॉट करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, गोल्ड करेंसी, हार्ड करेंसी। इसका आंसर है हॉट करेंसी। इसको नहीं पता कोई बात नहीं, पर आपको ध्यान रखना है कि करेंसी से भी क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। आगे देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। द 1 रुपी नोट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सबको ही पता रहता है, ठीक है। 1 रुपये नोट पे इसका होता है, और जितने भी और सारे जो नोट्स हैं उन पे किसका होता है, वो होता है गवर्नर का, ठीक है। अब गवर्नर ना लिख के सीधा गवर्नर का नाम दे दे, शक्तिकांता दास, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंस सेक्रेटरी अभी कौन है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ना दिया हो और सीधा उनका नाम दे दिया हो, ठीक है। तो नाम से आप टिक लगा देंगे, ठीक है। फिर एक और न्यूज़ देख लीजिए कि जापान के ईस्टर्न रीजन में अभी टाइफून एम्पिल आया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अभी टाइफून एम्पिल ने कौन सी कंट्री को हिट किया है, तो आपको ध्यान रखना है वो जापान को किया है। किसको किया है, जापान को किया है। और टाइफून को जापान में कुछ और कहते हैं। जो टाइफून जो नाम है इसे चाइना में कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहा जाता है, और इंडिया में इसे साइक्लोन कहा जाता है, और ह्यूरिकेन कहा जाता है, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो ये आखिरी स्लाइड थी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। ये 18 और 19 अगस्त के करंट अफेयर्स है। आगे 20 और 21 अगस्त के करंट अफेयर्स भी मैं अगली वीडियो में लाके आपको दे दूंगा। उससे पहले आपके पास कुछ स्कीम से रिलेटेड आएंगे। स्कीम से रिलेटेड एक टॉपिक आएगा, एक वीडियो आएगी जो कि 30 मिनट्स की होगी, और ये जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वो सारी स्कीम मैंने कवर करा रखी है। टोटल मिला के 10 स्कीम है, और ये 10 की 10 स्कीम इंपॉर्टेंट है, और इस पर मैंने क्वेश्चंस भी बना रखे हैं। तो उस वीडियो को भी आप देखेंगे, ये वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी। एक और वीडियो आएगी, वो वीडियो आएगी किससे रिलेटेड, अभी जो गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं, तो उसको मैंने जानबूझ के कवर नहीं किया था करंट अफेयर्स में, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। अगर वो कवर होता है तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ, वो भी आपको 2 दिन के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।